हेलो दोस्तों, ये मूवी रेप केस के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें एक आदमी को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन सजा काटने के बाद वो केस को रीओपन करके खुद को बेकसूर साबित करना चाहता है। क्या रेप इस आदमी ने किया या नहीं, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में सलमान नाम के आदमी को दोस्तों के साथ शराब पीते हुए देखते हैं। वो अपने साथियों को बताता है, मैंने साइट का मेन स्विच ऑफ किया है या नहीं मुझे डाउट है, मैं जाकर देख लेता हूँ वरना रात भर नींद नहीं आएगी। फिर सभी लोग साथ में निकल जाते हैं। अगले सीन में हम टेरेसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कॉलेज से घर के लिए जाती है और अचानक गायब हो जाती है। इधर सलमान साइट पर जाकर देखता है मेन स्विच तो ऑफ है। वो वहां से निकलने वाला होता है, तभी उसको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है उसे देखकर एक आदमी भाग जाता है और उसे वहां पर एक लड़की बुरी हालत में मिलती है। इसके बाद वो उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में प्रोफेसर बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी उन्हें चपरासी आकर टेरेसा के बारे में बताता है। इसके बाद प्रोफेसर भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद डीसीपी हरीश भी वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर उसे बताती है उस लड़की का रेप हुआ है और शायद मेटल चैन से उसका गला घोंटने की भी कोशिश की है। अब वो कोमा में भी जा सकती है। कुछ देर बाद टेरेसा के पापा भी वहां आ जाते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। अगले सीन में पुलिस सलमान से पूछताछ करने लगती है। सलमान बताता है, हम मैन स्विच चेक करने गए थे, तभी मैंने उस आदमी को वहां से भागते हुए देखा। इंस्पेक्टर पूछता है, क्या तुम उसे पहचान लोगे, और उसे फोटो दिखाने लगता है। सलमान बताता है, इनमें से कोई नहीं है। फिर इंस्पेक्टर सलमान की हेल्प से आदमी का स्केच बनाते हैं। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। फिर इंस्पेक्टर हरीश को बताता है, शाम को मजदूरों के जाने के बाद 9 बजे वॉचमैन आता है और सुबह 8 बजे तक रहता है। हरीश कहता है ये किसी ने टाइमिंग एडजस्ट करके प्लान किया है। अगले दिन डॉक्टर टेरेसा के पापा को बताते हैं, आपकी बेटी कोमा में चली गई है, लाइफ सिस्टम सपोर्ट लगा हुआ है, अब वो उसी की मदद से जिंदा है। फिर हरीश को पता चलता है टेरेसा के शरीर से सीमेन मिला है। अगले सीन में हरीश अपनी टीम को बताता है, हमारे पूर्वज किस वंश के हैं ये जानने के लिए लोग अपने डीएनए के सैंपल को एजेंसी में डिपॉजिट कर देते हैं। हम उन्हीं एजेंसी के पास इस रेपिस्ट के सीमेन को भेजेंगे। अगर इसका सीमेन एजेंसी के किसी डीएनए से मैच हो गया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ दिन बाद हैदराबाद की एक आईटी कंपनी में काम करने वाले सुदेव से डीएनए सैंपल मैच हो जाता है। हरीश हैदराबाद जाकर उससे टेरेसा के बारे में पूछने लगता है। सुदेव बताता है, मैं इसे नहीं जानता। तभी वह इंस्पेक्टर आकर हरीश को बताता है, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन सुदेव ऑफिस में था और देर रात दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद अगले दिन फिर से ऑफिस गया था। इसका प्रूफ भी है। हरीश फिर से सुदेव से पूछता है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार बेंगलोर में रहता है? सुदेव बताता है, मेरा एक कजिन है लेकिन मेरी उससे बात नहीं होती है, और हरीश को उसकी डिटेल दे देता है। इसके बाद हरीश वापस आकर सुदेव के कजिन निशांत का पीछा करता है। ये वही आदमी है जो टेरेसा के कॉलेज में प्रोफेसर है। हरीश सलमान को निशांत की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, क्या ये वही आदमी है जिसको तुमने उस रात देखा था? सलमान कहता है, हाँ ये पक्का वही आदमी है। फिर हरीश इंस्पेक्टर से निशांत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर कॉलेज में जाकर स्टाफ से पूछताछ करने लगता है। स्टाफ उन्हें बताता है, हम लोग बैठकर शराब पी रहे थे, शराब कम होने की वजह से निशांत से शराब लेने चले गए और फिर आधा घंटे बाद आए। उसके बाद ही चपरासी ने हमें आकर टेरेसा के बारे में बताया था और निशांत की नौकरानी की हेल्प से उसका टूथब्रश हेयर ब्रश लेकर उन्हें रेपिस्ट के डीएनए से मैच करने के लिए लेबोरेटरी में भेज देते हैं। इसके बाद पुलिस निशांत को पकड़ लेती है और हरीश उससे कहता है, हमने तुम्हें टेरेसा के रेप के इल्जाम में अरेस्ट किया है। निशांत कहता है, मेरी फैमिली है, छोटी बच्ची है, आप मुझे फंसाइए मत। हरीश कहता है, टेरेसा भी किसी की बच्ची थी, तुम्हें ये याद रखना चाहिए था। तभी सीन कोर्ट शिफ्ट होता है। सलमान जज को बताता है, मैंने उस रात इसी आदमी को देखा था। सारे सबूत और गुनाहों को देखते हुए जज साहब उसे 7 साल की सजा सुना देते हैं। तभी सीन 7 साल बाद शिफ्ट होता है। हरीश रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होने के बाद जो रुपए उन्हें मिलेंगे उससे वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए यूरोप भेजने वाले हैं। टेरेसा अभी भी कोमा में है। कुछ गुंडे हरीश को धमकी देते हुए कहते हैं, सुना है तुम मंत्री जी के खिलाफ बयान देने वाले हो। हरीश जैसे ही उन्हें गुस्से में देखता है वो लोग डर के भाग जाते हैं। इधर निशांत भी जेल से छूट जाता है और अपनी पत्नी से मिलने जाता है, लेकिन वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। अगले दिन नर्स टेरेसा के पापा को बुके देते हुए कहती है, एक आदमी आया था और आपका रिलेटिव बता रहा था, बस अभी बाहर गया है। तभी वो निशांत को जाते हुए देख लेते हैं और हरीश को फोन करके बताते हैं, निशांत यहाँ हॉस्पिटल आया था, वो दरिंदा आजाद घूम रहा है और मेरी बेटी अभी भी कोमा में है। इधर हरीश कोर्ट में अपना बयान देने आया था क्योंकि एक मंत्री पर डॉलर स्मगलिंग करने का आरोप है। एक रात हरीश को निशांत दिख जाता है और उससे पूछता है, जेल से छूटते ही तुमने अपनी नौटंकी फिर से शुरू कर दी? निशांत बताता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बस उस बच्ची को देखने की इच्छा थी। कुछ दिन बाद हरीश रिटायर हो जाते हैं। इधर निशांत हाईकोर्ट जाकर अपने केस को रीओपन करने की अपील करता है और ये बात थॉमस को पता चल जाती है। थॉमस एक वकील है जिसने निशांत को रेप केस में सजा दिलवाई थी। वो हरीश को कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं। हरीश उनसे पूछता है, इतने सालों बाद निशांत केस को रीओपन क्यों करना चाहता है? थॉमस कहते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर उसने केस को रीओपन किया
तो मैं उसकी कोर्ट में धज्जियां उड़ा दूंगा। कुछ दिन बाद निशांत को केस रीओपन करने की मंजूरी मिल जाती है। थॉमस फिर से उसके केस की स्टडी करने में लग जाते हैं और अगले दिन हरीश को बताते हैं, हमारे केस का मेन विटनेस सलमान मिल नहीं रहा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसलिए वो लोग सलमान के घर जाते हैं। सलमान की पत्नी उन्हें बताती है, 8-10 दिन पहले मेरे पति काम की तलाश में कोयम्बटूर गए थे। हरीश जाते हुए उनसे कहता है, सलमान अगर कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो निशांत जैसे अपराधी का फायदा होगा। उसे सुनवाई से पहले हर हाल में कोर्ट में आना ही होगा, वरना ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करेगा। कुछ दिन बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। जज निशांत से उनके वकील के बारे में पूछते हैं। निशांत कहता है, सजा काटने के दौरान सेंट्रल जेल से मैंने वकालत की पढ़ाई की थी, अब मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। तभी वहाँ सलमान आ जाता है। निशांत उससे पूछता है, तुम अपने घर पर नहीं थे, फिर इतने दिनों से कहाँ थे? सलमान बताता है, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ कोयम्बटूर किसी काम से गया था। निशांत जज साहब को एक रिकॉर्ड देते हुए बताते हैं, सलमान पिछले 7 साल से अलग अलग नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ है क्योंकि ये शराब बहुत पीता था। और जज साहब को फिर से बताता है, ये घटना वाली रात को शराब के नशे में था। पुलिस ये बात जानती थी, फिर भी एक शराबी को विटनेस बना दिया। इसकी गवाही को तो खारिज कर देना चाहिए था। सुनवाई के बाद हरीश थॉमस से कहता है, जब कोई कैदी जेल में रहकर लॉ की डिग्री लेता है तब उसकी खबर पूरे देश को हो जाती है, लेकिन निशांत ने ये सब छिपा कर रखा। थॉमस कहता है, इसका मतलब वो इस केस के लिए बहुत पहले से प्लानिंग कर रहा था। अगले दिन निशांत की डीएनए रिपोर्ट जिस लैब में मैच हुई थी उसके डायरेक्टर से निशांत पूछता है, ये लैब बंद क्यों हो गई? ये सुनकर डायरेक्टर नर्वस हो जाता है। निशांत कहता है, इसका कारण मैं बताता हूँ और इसके लिए मुझे कुछ गवाहों को बुलाना होगा। अगले दिन पहली गवाह स्मिता को बुलाया जाता है। वो बताती है, मेरे पति का मानना था मेरी बच्ची के पिता वो नहीं कोई और है, जिसे जानने के लिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया जिसकी लैब रिपोर्ट गलत निकली। फिर मैंने हाईकोर्ट में अपील की, उसके बाद हैदराबाद और दिल्ली में लैब में टेस्ट करवाया और मैं केस जीत गई। इसके बाद दूसरे गवाह जॉन बताते हैं, मैंने एक आदमी को अपनी जमीन बेची थी, उसने डॉक्यूमेंट को नकली बताकर मुझ पर केस कर दिया। मुझे यकीन था मैं सही हूँ, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट को जांच करने के लिए लैब में भेज दिया, लेकिन इन्होंने कहा ये नकली हैं। इसलिए मैंने अपील करके फिर वही डॉक्यूमेंट 3-4 लैब में और भेजे, सभी ने मुझे सही बताया। इस तरह मैं केस जीत गया। इसके बाद हरीश जज से कहता है, इन दोनों केस के बाद 2 साल पहले सरकार ने इस लैब को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। अब वो तीसरा गवाह मुकुंद को बुलाता है, जो जज को बताता है, मैं पहले से ही जेल में हूँ क्योंकि चोरी के दौरान मैंने एक औरत का मर्डर कर दिया था। इससे पहले टेरेसा के साथ रेप करने वाला मैं ही था। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मुकुंद फिर से बताता है, कुछ बवाल हो गया था इसलिए शहर छोड़कर मैं चला गया था। फिर बाद में पुलिस ने निशांत को पकड़ लिया। ये सुनकर मैं शहर में वापस आ गया, लेकिन तभी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मैं अब अपने पाप धोना चाहता हूँ, सच बोलूंगा तो शायद मेरे पाप कुछ कम हो जाएंगे। इसके बाद निशांत जज साहब से कहता है, टेरेसा केस में पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर क्राइम ब्रांच को केस हैंडल करने से पहले इनके पास एक शराबी गवाह था और हर बार गलत रिपोर्ट देने वाली एक लैब। पुलिस ने जबरदस्ती मेरे खिलाफ सबूत बनाए और मुझे फंसा दिया। मेरा परिवार, नौकरी सब चला गया। ये केस अब पानी की तरह साफ है। मुझे मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने जो खोया है वो दोबारा नहीं मिल सकता। ऐसे ही एक केस में पुलिस की रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन की वजह से केस को हैंडल करने वाले पुलिस ऑफिसर से विक्टिम को मुआवजा दिलवाया गया था। जज साहब निशांत पर सभी लगे आरोपों को खारिज करते हुए उसे बाइज्जत बरी कर देते हैं और मुआवजे की रकम 70 लाख रुपए हरीश से निशांत को देने के लिए कहते हैं। इसके बाद निशांत की पत्नी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और निशांत अपना लॉ फर्म खोल लेता है। एक दिन मंत्री के गुंडे हरीश के साथ फाइट करने लगते हैं। हरीश अपने पत्नी और बच्चे को गांव में रहने के लिए कह देता है। इसके बाद हरीश अपने सीनियर से मिलकर उन्हें बताता है, इस केस में सारे सबूत निशांत के खिलाफ थे, लेकिन कोर्ट के इस फैसले की वजह से गुंडे ऐसे बीच रास्ते में मुझ पर हाथ उठाएंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीनियर उनसे कहते हैं, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम मंत्री जी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। घर आकर हरीश को सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और साथ ही उसके कुत्ते की लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती है। फिर वो गुस्से में निशांत के घर जाकर उससे झगड़ने लगता है। निशांत का दोस्त उससे कहता है, पहले तुमने इसे फर्जी केस में फंसाया और अब घर आकर उससे झगड़ रहे हो। फिर वो हरीश को वहाँ से भगा देता है। अगले दिन वो सेंट्रल जेल जाकर निशांत के बारे में पूछताछ करने लगता है। जेलर उसे सेठी के बारे में बताता है। इसका जेल में बहुत दबदबा है, वो जेल में रहकर करोड़ों कमाता है। एक दिन उसने मुझे बताया था निशांत बेगुनाह है। जब से उन दोनों के बीच बात हुई थी वो खुद 2 नंबर का धंधा छोड़ना चाहता था। इसके बाद हरीश वहाँ से चला जाता है। इधर निशांत के ऑफिस में कुछ लड़कियां इंटर्नशिप करने के लिए आती हैं। निशांत उनसे कहता है, मैं बाकी वकीलों की तरह नहीं हूँ, मैं आम आदमी के लिए लड़ता हूँ, अगर तुम मैनेज कर पाओ तो यहाँ इंटर्नशिप कर सकती हो। वो सभी तैयार हो जाती हैं। अगले दिन हरीश जेल में मुकुंद से पूछताछ करने जाता है। मुकुंद बताता है, जेल से छूटने के बाद निशांत मुझसे मिलने आया था, मैं गवाही देने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद ही उनमें केस को रीओपन करने की हिम्मत आ गई।
अगले दिन हरीश मुकुंद के घर जाता है। वहाँ चाय वाला उसे बताता है उसके पकड़े जाने के बाद माँ बेटी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी बेटी को लॉटरी खरीदने की बुरी आदत थी। 3-4 साल पहले उसकी 80 लाख की लॉटरी भी लग गई थी। इसके बाद वो स्मिता के पति से मिलने जाता है और उससे पूछता है तुम्हारी बीवी ने कोई पैटर्निटी केस फाइल किया था। लेकिन जो उससे झगड़ने लगता है और कहता है मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, तुम मुझसे पूछने वाले कौन होते हो। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और हरीश को पकड़ कर ले जाती है। थॉमस एसएचओ से कहते हैं जब से हरीश केस हारा है तब से डिप्रेशन में है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। थॉमस हरीश को अपने साथ ले जाता है। तभी उसे सलमान का फोन आता है और वो उससे मिलने चला जाता है। सलमान कहता है उस घटना के बाद मैंने शराब छोड़ने की कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पाया। कई बार तो कई अजनबी मेरे लिए शराब खरीद कर लाते थे, इसलिए मेरी आज ऐसी हालत हो गई है। इधर हरीश की पत्नी थॉमस को फोन करके बताती है हरीश फोन नहीं उठा रहे हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तुम जाकर घर पर देखो ना। थोड़ी देर बाद हरीश के घर थॉमस पहुंच जाता है। हरीश उसको बताता है मुझे निशांत को फंसाने का एक रास्ता मिल गया है। कुछ दिन पहले ये लड़की अरुणिमा निशांत के ऑफिस में इंटर्नशिप करने आई थी। पक्का निशांत इस पर अटैक करेगा और जिस वक्त वो अटैक करेगा मैं उसे पकड़ लूंगा। थॉमस उससे कहता है मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, प्लीज ये पागलपन बंद कर दो। अगले दिन से हरीश अरुणिमा पर नजर रखने लगता है और एक रात वो अचानक गायब हो जाती है और वो उसे ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर अरुणिमा पर पड़ती है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। होश में आते ही अरुणिमा हरीश को उल्टा किडनैपर समझ लेती है और वहां से भाग जाती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। फिर हरीश को पकड़ पुलिस स्टेशन ले जाती है। अरुणिमा इंस्पेक्टर को बताती है बहुत दिनों से ये मेरा पीछा कर रहा था। आज जब मैं अकेली थी तो इन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की के जाने के बाद हरीश थॉमस से कहता है मेरा यकीन करो मैं वो नहीं था। अगले दिन निशांत हरीश से मिलने जाता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारा केस कोई नहीं लड़ेगा, इसलिए मैं आया हूँ। हरीश उससे कहता है मुझे पता है तुमने सेठी को उसकी ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आइडिया दिया था। सेठी जैसे ही तुम्हारे काबू में आया तुमने वो लैब बंद करा दी। मैंने तुम्हारी और सेठी के साथ जितने भी कैदी थे उस जेल में सभी की लिस्ट निकाली। फिर मुझे पता चला सेठी का फैला हुआ नेटवर्क तुम्हारे बहुत काम आया और उसी के कहने पर स्मिता, मुकुंद और जॉन ने झूठी गवाही दी थी। और सलमान ने मुझे बताया था कुछ अजनबी लोग उसे शराब खरीद कर पिलाया करते थे। इस तरह तुमने उसे बेवड़ा बना दिया और उसे कई बार नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा था। ये सुनकर निशांत चौंक जाता है। हरीश फिर से उसे बताता है कोलकाता यूनिवर्सिटी में सोफिया नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वो एक दिन यूनिवर्सिटी यूनियन चेयरमैन बनेगी, ऐसी बातें होती थी। लेकिन एक दिन कैंपस में उसकी कार में जलाकर मार दिया था। उस टाइम तुम भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कुछ साल बाद बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली सुनीता नाम की लड़की अचानक गायब हो जाती है। उसके ठीक 1.5 साल बाद यूनिवर्सिटी की खाली पड़ी जगह पर जब खुदाई की जाती है तो उसी लड़की का कंकाल मिलता है। उस वक्त तुम वहां से पीएचडी कर रहे थे। हर बार तुम्हारी लोकेशन वही होती है जहाँ मर्डर होता है। अब निशांत उससे कहता है एक केस तो तुम भूल ही गए, मेरी पड़ोसन का एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली थी। मैंने चैन से उसका गला घोंट दिया। उसे तड़पता देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। तुम्हें फंसाने के लिए मैंने अरुणिमा को टारगेट बनाने का झूठा ड्रामा किया था। उस रात जब पुलिस तुम्हारे पीछे थी तो मैंने अपना नया टारगेट को दबोच लिया था और उसे तुम्हारे घर में बांधकर रख दिया है। उसको मारने के बाद उसका इल्जाम तुम पर आ जाएगा। ये कहकर वो हरीश के घर चला जाता है। निशांत उस लड़की को मारने के लिए उसके चेहरे से कपड़ा जैसे ही हटाता है, उस लड़की की जगह खुद की बीबी को देखकर चौंक जाता है। तभी वहाँ हरीश पुलिस के साथ आ जाता है। हरीश का सीनियर उसे बताता है तुम्हारे सारे करतूतों के सबूत हरीश ने मुझे 1 महीने पहले ही दे दिए थे। फिर हरीश उसे बताता है जिस वक्त तुम मुझे बर्बाद करने के लिए निकले थे उसी वक्त से पुलिस आम आदमी बनकर तुम पर नजर रखने लगी थी। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। तभी टेरेसा के पापा आकर हरीश को बताते हैं टेरेसा अब नहीं रही। जज साहब निशांत को दोषी मानते हुए और साथ ही इसकी मदद करने वाले सेठी, मुकुंद, जॉन, स्मिता और उसके पति जेल भेज देती है। कुछ दिन बाद मंत्री कहीं जा रहा होता है। तभी हरीश वहां आ जाता है। उसे अपने मरे हुए कुत्ते की फोटो दिखाते हुए कहता है तुमने जॉन विक मूवी देखी। इतना सुनते ही मंत्री का ड्राइवर और आदमी वहां से भाग जाता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।